कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियाँ शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं। एक फैसला होता है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोने में, किसी पॉलिसी नोट में, एक लाइन में, और धीरे धीरे वो फैसला पूरी दुनिया के बाजार, राजनीति और अर्थव्यवस्था को छू लेता है। ऐसा ही एक फैसला लिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। उसने छोड़ दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक और ओपेक प्लस को यूएई ने छोड़ दिया है। उसने उससे एग्जिट लिया है, और यही है आज का हमारा इस नई सीरीज़ का पहला टॉपिक, पहला मुद्दा, जिस पे हम जो है वो इस पूरे प्रोसेस के, इस पूरे इवेंट के जो भी इफ्स एंड बट्स हैं, जो भी उसकी निटिग्रिटीज़ हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम ऑल टू जीएस में डीजी बाय डॉक्टर जिया। और आज पहले वीडियो में बात यहीं से, आज है 29 अप्रैल 2026। ओपेक आखिर है क्या, हम शुरुआत करेंगे। हम इन सारी चीज़ों को इन माइंड मैप से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये ओपेक है क्या। ओपेक बेसिकली जो ऑयल पॉलिटिक्स है ना, ये उसका सेंटर है। और ऑयल को आप समझिए, ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है। हम ऑयल को कहते हैं कि ऑयल जो है ये फ्यूल है, नहीं, ये फ्यूल सिर्फ फ्यूल नहीं है। सही मायने में ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी है। अगर आप इसको फ्यूल कह रहे हैं इट्स ओके, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल करेंसी दैट एग्जिस्ट। 1960 में ओपेक जब बना, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और इसको बनाने का मकसद सीधा था कि जो तेल बेचने वाले देश हैं, दोज हु आर सेलिंग ऑयल, दोज हु आर सेलिंग द क्रूड ऑयल, दे शुड कोऑर्डिनेट सो दैट जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके। और ये एक तरीके से एक कार्टल बनाएंगे। कैसा कार्टल बनाएंगे? कार्टल यानी कि वही पाब्लो एस्कोबार वाला कार्टल, यानी कि व्हेन देयर आर, व्हाट हैपेंस, देयर आर न्यूमरस फ्यू सेलर्स, और ये सारे फ्यू सेलर्स आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ों को, कि कितना कितना प्रोड्यूस करना है, कितना बेचना है, और किस प्राइस पे बेचना है, ये सारी चीज़ें तय करते हैं। फाइन। इससे क्या होगा? इससे इनकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा। स्टडी इनकम, जाहिर सी बात है, जब सबका तय हो जाएगा कि कौन सी कंट्री कितना ऑयल प्रोड्यूस करेगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी मेंबर नेशंस थे उनके लिए क्या तय कर दिया गया? उनके लिए कोटा तय कर दिया गया कि कौन सा कंट्री कितना मैन्युफैक्चर करेगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में था। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं इसमें है सऊदी अरेबिया, विच इज़ प्रोड्यूसिंग अराउंड 10.3 मिलियन बैरल्स पर डे। फिर इराक है 4.2, यूएई, ईरान और कुवैत। ना इसमें यूएई जो है वो नियर अबाउट 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे इसका प्रोडक्शन है। ये बात पहले समझ में आ गया था दुनिया को कि ये एक ऑयल कार्टल जो है किस तरीके से ऑपरेट करेगा। देन 1980s में प्राइस वॉर और कोटा स्ट्रगल हुआ। फिर चाइना की 2000s में हम देखते हैं कि चाइना में ऑल ऑफ अ सडन डिमांड जो है वो, चाइना अपनी इकोनॉमी में जो है वो आगे बढ़ता है। देन 2020s में आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, इनको शेल रेवोल्यूशन से जो है, जो अमेरिका का शेल गैस का जो पूरा रिजर्वायर था, उसने इसको बहुत बड़ा हिट किया। तो अभी उसके बाद 2016 में हम देखते हैं ओपेक प्लस आता है। तो ओपेक से हम कहाँ आते हैं? ओपेक प्लस। तो एक अलायंस बना जो ओपेक कंट्रीज़ हैं और जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं। इसमें जो मेन रोल प्ले किया वो किसने किया? वो सऊदी अरेबिया और रशिया ने किया। ओपेक में हम देखते हैं कि जो 13 मेंबर्स थे, प्लस हमको यहाँ पे ये रशिया, कज़ाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान, अज़रबैजान, बहरीन, सूडान, साउथ सूडान, ब्रुनई और मलेशिया। ध्यान रखिएगा यूएसए इसका मेंबर नहीं है, यूएसए इसका मेंबर नहीं है। अब इसमें क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओपेक, दैट it is having a broader membership. First of all, large production cuts, more flexibility in quotas and decision by consensus. हमने दो इम्पॉर्टेंट इवेंट पिछले 5-6 सालों में देख लिए हैं। पहला है 2020 का हमारा कोविड-19, जिसकी वजह से जो एक देयर वाज अ हिस्टोरिक कट इन द प्रोडक्शन बाय ऑलमोस्ट 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे, जो सपोर्ट प्राइसेस, क्योंकि डिमांड उतनी ज़्यादा थी नहीं। एंड देन 2022 में जब यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो it was adjusted to supply, no, they all adjusted supply to manage this volatility. प्रोडक्शन डिसीजंस की अगर हम बात करें तो हर वक्त जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, वॉलंटरी कट्स होते हैं, फेज्ड मैनर में होते हैं। कंप्लायंस इशू जो है वो कॉमन है, एंड बैलेंसिंग मार्केट शेयर वर्सेस प्राइसेस, और यही इनका बेसिक है। अब इसमें से क्या हुआ? ऑफ कोर्स पिछले 60 दिनों में दुनिया भर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई। और हमने क्या देखा? हमने देखा दैट यूएईज़, जो ईरान और अमेरिका का जो वॉर था, उसमें अब
जितने भी ईरान ने क्या किया, जहाँ पर भी यूएस बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर अटैक किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, सिक्योरिटी कंसर्न्स आए। यूएई ने इस चीज़ पे बहुत कड़ा जो है वो ऑब्जेक्शन उठाया कि क्यों जो डिफेंस जिस तरीके से होना चाहिए था, इन कंट्रीज़ को जिस तरीके से साथ आना चाहिए था जब ईरान अटैक कर रहा था, ये क्यों नहीं आया। तो इसकी वजह से हम देखते हैं दैट क्योंकि यूएई का कोटा कम है, उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसने कहा वाई आई शुड बी सबड्यूड बाय पावर्स लाइक Saudi Arabia, by powers like Russia. So that and now what I feel is they are having a you know यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस लेके वो ज़्यादा जो है वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की बात सोच रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई दे हैव लेफ्ट दिस। सो तो अब हम इसके टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टाइमलाइन में चल क्या रहा था। तो कहानी तो शुरू होती है पिछले साल जून 2025 में, जो 12 डे वॉर था, विच वॉज फ्रॉम 13th to 24th जून, यस 2025 ईरान इसराइल वॉर जो था, उसके बीच। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंट इस साल का जो वॉर है जो 2026 में हुआ, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने जो है वो अटैक किया गल्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट में, और जहाँ जहाँ उनका ये कहना था कि जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं हम वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। यूएई ने कहा ठीक है सर, जब आप हमको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो तो बेटर वी शुड एग्जिट फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस। अब इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यूएई जो है, यूएई का जो प्रोडक्शन है, यूएई का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, यूएई का प्रोडक्शन जो है वो नियर अबाउट 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे है। अब ये उससे बढ़ेगा, अब वो उनके ऊपर वो बाउंडेशन नहीं, वो कोटा नहीं है। मींस अब शॉर्ट टर्म में तो हम देखेंगे कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ प्राइस ड्रॉप, ऑयल प्राइसेस में हो सकता है इसकी वजह से कमी आए, क्योंकि यूएई अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। ये देखिए यूएई क्या होगा, जैसे ही यूएई जो है वो एग्जिट करेगा ओपेक प्लस से, तो देयर विल बी मोर ऑयल इन द मार्केट, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि $50 to $60 पर बैरल जो है वो यहाँ आए। लेकिन अगर आप रिपल इफेक्ट देखेंगे तो वीकर ओपेक में अगर इस तरीके का इफ़ेक्ट दिखने लगेगा तो मार्केट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। हमारे ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है फॉर द टाइम बिंग। क्यों? क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस कम होंगे तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमें फ़ायदा मिलेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगा, इकोनॉमी में बूस्ट या ग्रोथ या रिकवरी। सो हमारे पास रिफॉर्म्स और ग्रोथ के लिए ज़्यादा एस्पेक्ट्स होंगे। अगर ओवरऑल हम इसको देखें, ओवरऑल हम इसको समझने की कोशिश करें, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होगा। सो ओपेक, ये तो हमने बात की, लेकिन इसकी वजह से ओपेक का फ्यूचर क्या होगा। ओपेक के फ्यूचर की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है एक कमज़ोर ओपेक दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 2019 में कतर ने जो है वो एग्ज़िट कर दिया था। सो दिस इज़ प्रोडक्शन जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर से यूएई प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वो उसको बैलेंस करने के लिए जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, वो अपना प्रोडक्शन गिराएंगी, जिसकी वजह से हमको दिखने लगेगा कि यहाँ पर यूनिटी कम है, एंड एनर्जी प्राइसेस में स्लो शॉर्ट टर्म क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इंस्टेबिलिटी है एक्सेलरेट करेगी टू रिन्यूएबल्स इन लॉन्ग रन। नाउ इम्प्लीकेशंस, हम इसको यूपीएससी के फोकस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ पॉइंट्स। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट, कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जाहिर सी बात है कि हम अराउंड 85% अपना जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ नियर अबाउट 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे। तो अगर हम प्राइसेस कम होंगे तो हमारा फॉरेक्स जो है वो अपना बचेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से हम जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं उनको बेहतर कर पाएंगे। हमारा जो ऑयल प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल कम होगा तो फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर इन प्राइसेस पे कमी होगी, रुपये मजबूत होगा, जिसकी वजह से एविएशन, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमईज़ को फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि यूएई जब प्राइस कम करे और इंडिया की डिमांड इतनी ज़्यादा है तो यूएई जो है वो इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर अभी भी है, क्योंकि 20% ऑफ द जो है हमारा जो इंपोर्ट्स है वो वहाँ से आ रहा है। सो एडनॉक और आईओसीएल में जो है लॉन्ग टर्म डील्स एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर सस्ता तेल मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम उसको प्रोसेस भी जल्दी करेंगे ना, हम उसको रिफाइन भी ज़्यादा करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट इन रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब हमारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी है, क्योंकि प्राइस अगर वॉलेटाइल होगा तो हमारी जो कंपनी है, ओएनजीसी है, आईओसी है, एचपीसीएल है, इनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। जो रिफाइनिंग है वो हमारी बेहतर हो सकती है। सो प्रोजेक्ट लाइक एटीजीएल जो महाराष्ट्र में, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एनर्जी बास्केट हमारा डाइवर्सिफाई होगा, एसिलरेशन, ग्रीन ट्रांजिशन वाया आईएसएन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम जो रिज़र्व है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिज़र्व है, उसका जो है हमें
कैपेसिटी भी बढ़ाने को मिलेगी और हम ज़्यादा वक्त तक, ज़्यादा दिनों तक का हमारा हम एक्सपोर्ट ऑयल रिजर्व जो है हम बढ़ा सकते हैं. की टेक अवे, नो डाउट दैट दिस marks a turning point in the global oil politics. Lower prices could benefit India economically, yes, it's true, but volatility and geopolitics still जो है एक मेजर कंसर्न है. पहले भी ओपेक पे सवाल आ चुका है. GS2 में आपको इसको, IR में, रीजनल ग्रुपिंग्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इसको रेफ़र कर सकते हैं. दिस दे हैव ऑलरेडी आज 2022 में आया था, 24 में आया था, जिस आई थिंक 2020 में भी आया था. जिस साल कतर ने जब एग्जिट किया था तब भी ये क्वेश्चन आया था. सो प्लीज़, दिस वाज अबाउट, दिस आर द न्यूज़ ऑफ द डे वी कैन से फॉर अस, फॉर एस्पिरेंट्स. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट शोज़ योर सपोर्ट टू अस, एंड विल कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोज़, bringing you such videos. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.